राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ना है ना, वो पढ़ देते ना, तो खत्म कर देते हैं आज। राष्ट्रपति की शक्ति देखा जाए तो शक्तियाँ बहुत सारी हैं, इनमें से जो आपसे प्रश्न पूछता है उन्होंने पूछता है आपातकालीन शक्तियों, समझ रहे हैं? आपातकाल का मतलब समझते हैं क्या? समझते हैं भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा? नेशनल इमरजेंसी या आपातकाल की संक्षेप क्या हो सकता है? अरे कोविड वाला देखिए आप, लोग कोविड के 2 साल आपने निकाले ना घर में बैठ के, वैसे ही आपातकाल होता है। जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया आपातकाल, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता, समझ रहे हैं? 21 महीने की इमरजेंसी लगी, इसी को बोलते हैं आपातकाल। आपातकाल में होता क्या है, आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार आप पढ़ के आए हो ना, उसमें से आर्टिकल 21 ऐसा रहता है जो रहता है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। चलिए अधिकार से आप पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में एक शक्ति है आपको पढ़िए न्यायिक शक्तियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों में ये है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। ये तो हम बता चुके थे कल आपको, समझ। दूसरा जो इम्पोर्ट जो आपसे पूछ सकता है प्रश्न, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति ये क्या है? इस आर्टिकल में है, ऐसे सुन लीजिए पहले। देखिए राष्ट्रपति अगर किसी भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा सुना दी, सजा तो होनी है, समझ रहे हैं? उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सेशन कोर्ट में सजा सुना दी गिरफ्त, तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में सुना दी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट भी सुना दी तब कहाँ जाओगे? भारत की सबसे बड़ी कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उसे बचा कौन? अब तो महामहिम बच गए राष्ट्रपति, जहाँ आप दया याचिका दायर कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि फला व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक पावर है, तो किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है और सजा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। ताकि और ऐसा कोई नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाए, उसकी सजा को माफ़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इसको भी माफ़ कर सकता है, समझ रहे हैं? ठीक है। अनुच्छेद आपसे पूछेगा ये बात कहाँ है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है या उसको बदल सकता है। एक मूवी आपने देखी होगी क्रांतिवीर, देखे हैं? क्रांतिवीर नाना पाटेकर की मूवी, उसमें देखिए जो फिल्में बनती हैं अधिकांश आपके आर्टिकल पे बनती हैं, संवैधानिक फिल्में इतिहास पर बनती हैं या आपके नियम कानून पर बनती हैं। उसमें आपको दिखाया गया है उस व्यक्ति को फांसी होने वाली है और अमूमन लोग फांसी पर चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। तो यूट्यूब में तो आपने देखा ही होगा, वो आदमी आता है नाना पर चिल्लाता है, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, जल्दी जल्दी बोलता है, कुछ नहीं देखते आप। ठीक है। फाइनली उसको फांसी पर लटकाने वाले होते हैं कि क्या होता है कि राष्ट्रपति का आदेश आ जाता है इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ ऐसा राष्ट्रपति ही कर सकता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल 72, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थितियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन स्थितियाँ। पहले आपातकालीन स्थितियाँ समझ लीजिए। देखिए 3 अनुच्छेद इसमें, आर्टिकल 352, ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। सेकेंड वाला आपका है आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन। तीसरा
आर्टिकल 307 क्या है इसमें? कुछ भी नहीं बता रहे आपको। वित्तीय आपातकाल, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही घर पे जाके पढ़ा करिए तो आवाज़ को समझिए। ये 3 चीज़ें हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 352, 356 और 360 में। समझिए होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगे या आपातकाल कब लगता है, पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, देखिए यदि आपके देश पर बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, या आपके देश का किसी देश के साथ क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, समझ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कभी आपसे तो ये पूछ रहे कि कितनी दफा तक लगा है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में, तो क्या बताएंगे? 3 बार लगा है। कब तक समझिए, पहली बार कब लगा? 1962 ईस्वी में। रीजन क्या था? यहाँ देख लीजिए कब लगा है। 1962 में भारत चाइना युद्ध, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया, समझ रहे हैं। दूसरी बार कब लगा? 1971-72 में। क्या हुआ था इस समय? भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। तो भाई इसी युद्ध में क्या हुआ था? 71-72। देखिए अमूमन 71-72 का युद्ध है। 1962 में तो चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, युद्ध हो गया, भारत की पूरी तरीके से हार हुई। आपको अच्छे से पता होगा कि बाद में समझौता होता है और आपके देश से पहुँच जाते हैं समझौते के लिए। लाल बहादुर शास्त्री, जिसको हम बोलते हैं ताशकंद समझौता, और वही ताशकंद में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ना ताशकंद, वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाती, डेथ हो जाती, पता भी नहीं चलता कैसे मर गए। ठीक, 71-72 में युद्ध अमूमन भारत पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ होता। हमने आपको कई बार बताया, समझ लीजिए फिर आप भूल जाएंगे। देखिए जब आपके देश का बंटवारा होता है, इधर पंजाब को काट के क्या बना दिया गया? ये बन गया आपका पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बना? पश्चिमी पाकिस्तान। ये क्या बना? ये बना आपका पूर्वी पाकिस्तान, समझ रहे हैं। और बीच में आपका हो गया भारत। आपको बांग्लादेश कहाँ गया? यही ना, तो बात समझिए, बांग्लादेश नाम का कोई देश उस था नहीं। आपको पता होगा 1905 ईस्वी में लार्ड कर्जन ने क्या किया था? लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया 1905। देश का जब बंटवारा होता है तो जो बंगाल विभाजन हुआ तो उसी विभाजन को काट के क्या बना दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और इधर पश्चिमी पाकिस्तान। मतलब सिर्फ 2 ही भाग बने थे, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं था, समझ रहे हैं। मतलब राजधानी आपको समय क्या होती थी? कराची, राजधानी थी कराची। मतलब जो कराची का प्राइम मिनिस्टर होता था वो यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता था और यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता था। बात समझ रहे हैं। बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था, कुछ टाइम नहीं था और बंटवारा हुआ था 1947 में ना। 1971-72 तक आते आते देखिए फिर इनका नाम था शेख बुरहानुद्दीन, ऐसे करके कुछ नाम होता, मुजीबुर रहमान। ठीक है, इस तरीके से आपके देश में महात्मा गांधी थे, वैसे भी थे। उन्होंने बंगाल की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, समझ रहे हैं। उनका हमारा अलग देश होना चाहिए। अब पाकिस्तान यहाँ है, बांग्लादेश आपका यहाँ है, समझ रहे हैं, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ के काम को देखिएगा और कहते हैं हमको अलग होना है। अब कोई भी देश चाहे कोई हमसे अलग हो जाए, कोई जम्मू कश्मीर कहता बार बार हमको अलग कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, ये कर दीजिए, आप होने देते हैं क्या? आपको तोड़ा नहीं जा सकता, अखंड भारत है। उसी तरीके से अभी आज़ादी की डिमांड करने वाला तो क्या होगा ही, लड़ाइयाँ होने लगी। और ऐसी कंडीशन में आपके देश के प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी, यहाँ के लोगों ने उनसे हेल्प मांगी और जो लड़ाई पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में होती 71-72 में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। अंततः पाकिस्तान हार जाता है। भारत के लोगों ने लगभग 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना दिया और संधि करना पड़ा। उस संधि में तो क्या बन गया? पाकिस्तान को संधि के अनुसार मानना पड़ेगा, बन गया आपका बांग्लादेश। बात समझ में आई नहीं है?
मतलब पहले बांग्लादेश नहीं था, अब बनाया था 73 में, और इसी से माफ क्या लगी थी सेकंड वाली इमरजेंसी। क्लियर? तीसरी वाली कब लगी थी? 1975। क्या बोलते हैं इसको? इसको इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती लगा दिया, क्योंकि सरकार गिरने वाली थी, कुछ ऐसा था, उन्होंने आंतरिक अशांति का हवाला दिया। ठीक है, किस देश पर लगाया? आंतरिक अशांति। और लगा दी भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब तक भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा वाला बचता आपका अनुच्छेद 356। ठीक है, इसमें क्या है समझिए, राष्ट्रपति शासन। ये चीज क्या है? देखिए, आपने सुना होगा फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, बात को समझिए। लेकिन हर राज्य में क्या होता है? हर राज्य में एक राज्यपाल होता है ना। राज्यपाल केंद्र सरकार का आदमी होता है, और ऐसा आप कह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है। राज्यपाल का काम ये होता है कि हर 15 दिन पर वो लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है राज्य की, कि राज्य में क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति से ये सिफारिश कर दे कि फला राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा, चीज़ें ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। समझ आए बात? और राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट राष्ट्र जो होता है आर्टिकल 360 में मतलब वित्तीय आपात। वित्तीय मतलब पैसा। अभी भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं, ये तब लगता है जैसे आपके देश के पास बिल्कुल पैसे ही ना। जैसे आप श्रीलंका की हालत देख रहे हैं इस बार, इस समय श्रीलंका में जरा पूरा दिवालिया हो गया, कुछ नहीं उसके पास बचा। ठीक है, आपके यहाँ जब कोविड आया था तो आपकी मुद्रा बहुत काफ़ी गिर गई थी, पैसे नहीं रह गए थे आपके देश के पास। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आपके यहाँ आपातकाल नहीं है। वित्तीय आपातकाल लगना किसी भी देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल आपका देश ऐसा है, जब तक ये अच्छी बात है, अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं। क्लियर? ये रहे आगे तीनों में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न सपने की जा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे देख लीजिए। राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर इसको समझिए। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो होती है। बैक टू बैक सुनिए। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। समझिए तीनों को। वीटो मतलब समझते हैं क्या होगा? वीटो का अर्थ क्या होगा? इष्टे समझे निष्ठे। इष्टे मतलब रोक देना। कोई उसे करता वीटो आपका मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसकी वीटो पावर है, उसका प्रयोग कर सकता है किसी भी मकसद का, और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब फाइनली लास्ट तुमने वीटो कर दिया। तो जो राष्ट्रपति का वीटो होता है मतलब उसको कोई बदल नहीं सकता। तो 3 वीटो राष्ट्रपति को दी गई है, जो सबसे बड़ी उसकी शक्ति है, वो किसी भी चीज़ पर इसका प्रयोग कर सकता है। जैसे पहला समझिए, इसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। क्या? किस आर्टिकल में है वीटो पावर? आर्टिकल को स्पष्ट नहीं किया है, इसकी आपातकालीन स्थितियों में है। ठीक है, फिलहाल स्पष्ट कोई अलग से वो आर्टिकल दिया नहीं है वीटो का। ठीक है, बस वही शक्तियों में ले लिया है। आपका सबका अनुच्छेद 311। ठीक है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो। तीसरा होता है जेबी वीटो। जेबी वीटो को पॉपुलर वीटो भी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलर
समझो इसको, देखिए थोड़ा समझ लेंगे तभी बातें समझ में आ जाएगी। लोकसभा राज्यसभा कई बार तो बताया हमने आपसे कहा कोई भी नियम जो बनता है विधायिका के अंतर्गत संसद में तो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, यही ना। लोकसभा में से पास होगा फिर राज्यसभा में आएगा, यहाँ से पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो कानून बन जाएगा, यही ना। आत्यांतिक वीटो का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर कोई विधेयक इन दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, बात को समझ रहे हैं, और इसके बाद राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, समझ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, गलत बता दिए क्या आप थोड़ा समझते। दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो अपनी सहमति दे, ना तो यह कहकर हम इसे पास भी नहीं करेंगे और पास भी ना करें, मतलब चुपचाप केवल अपने पास रख लें, मतलब ये भी नहीं कहेगा हम पास नहीं करेंगे और पास भी नहीं करेगा, कुछ समय के लिए अपने पास के लिए रोक ले, तो ऐसे विधेयक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति की आत्यांतिक नीति। नहीं समझता है, फिर से समझिए, इस बार दोनों जगह से कोई विधेयक पारित होकर जाता है और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेगा तब ना कानून बनेगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ही ना करे और यह भी ना करेगा हम सहमति नहीं देंगे, तो इसको बोलते हैं उसकी आत्यांतिक वीटो। क्लियर। सेकंड वाला समझिए, बहुत मामूली सा अंतर है। निलंबनकारी वीटो ये होता है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है सदन के पास दोबारा, कि एक बार इस पर दोबारा विचार कीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो। क्लियर। तीसरा वाले को समझ लीजिए, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी जेब में रख ले और अपनी सहमति ही ना दे, जेब मतलब तो पॉकेट, ये होता है ना पॉकेट में जेब, किसी विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लेगा और सहमति ना दे, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति की जेबी वीटो या पॉकेट। ये तीन प्रकार की वीटो राष्ट्रपति के पास। क्लियर। नहीं समझ में आया, कैसे सुनो, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अगर उस पर अपनी सहमति ना दे, ठीक है, और यह भी ना कहे कि हम सहमति नहीं देंगे, स्पष्ट क्या भाई नहीं देना होगा तो वापस